के करीबी माने जाने वाले राज ने ऐसा क्यों कहा? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी एनडीए का दायरा बढ़ाने में नाकाम हो रहे हैं? पण ज्या दिवशी त्यांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर केलं भारतीय जनता पक्षाने, मला असं वाटते की त्या दिवशी नरेंद्र मोदींनी गुजरात राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला पाहिजे. उद्या असं आजही चित्र असंच दिसतंय की घार उडते आकाशी, चित्त तिचे पिल्लापाशी. पंतप्रधान हा देशाचा असावा, पंतप्रधान हा राज्याचा असू नये. जिन राज ठाकरे को मोदी का करीबी माना जाता है, उन्होंने आखिरकार मोदी पर हमला क्यों बोला? देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उन कारणों से जिस तरह उन्होंने गुजरात में काम किया है. इसलिए वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे. जनता के आशीर्वाद. नरेंद्र मोदी जी को किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है. गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उत्कृष्ट काम करते हुए देश को वो लीडरशिप दे रहे हैं. मोदी से राज की नजदीकी बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं. साल 2012 की ये तस्वीरें उस दिन की हैं जब मोदी तीसरी बार सीएम की शपथ ले रहे थे. तब से अटकलें लग रही थी कि राज एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि राज ठाकरे ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या एनडीए को राज के रूप में नया साथी नहीं मिलेगा? क्या चुनाव बाद जरूरत पड़ी तो भी राज समर्थन नहीं देंगे? ये तो सोचने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी सोच के जो लोग हैं वही उनसे इस तरह के सवाल करने लगे हैं. अब मेरा ख्याल है ख्वाबों की दुनिया में से बाहर आकर के उनको सोचना चाहिए कि जो उनकी सोच के लोग भी हैं वो भी उनके साथ नहीं है. महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ शिवसेना के अलावा रामदास आठवले की आरपीआई और राजू शेट्टी की शेतकारी स्वाभिमानी संगठन का भी गठबंधन है. माना जा रहा है कि राज ठाकरे इस गठबंधन में खुद को फिट नहीं मान पा रहे थे. अब सवाल यह है कि क्या राज के साथ नहीं आने से मोदी को घाटा होगा? 2009 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को 25 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी शिवसेना के हिस्से सिर्फ 20 सीटें आई थी. अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी. एमएनएस को कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन उसने बीजेपी शिवसेना गठबंधन को काफी नुकसान पहुंचाया था. उसने अपन को मारा, लेकिन अपन ने उसको सिर्फ 2 मारा, लेकिन शॉलेट मारा कि नहीं. सिर्फ मुंबई की 6 में से 5 सीटों पर एमएनएस तीसरे नंबर पर रही थी. नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस एनसीपी गठबंधन ने मुंबई की सभी सीटें जीत ली. जहां तक पूरे महाराष्ट्र की बात है तो 2009 चुनाव में कड़े मुकाबले वाली 12 सीटों में से 7 पर एमएनएस को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे. और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले अहम सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं. एबीपी न्यूज ये सवाल आपके सामने रख रहा है. बड़े सवाल इस मुद्दे से जुड़े हुए. एनडीए में नए साथी जोड़ने में क्या मोदी नाकाम हो रहे हैं? इसके अलावा चुनाव में नरेंद्र मोदी की हार की आशंका के कारण क्या नए साथी नहीं आ रहे हैं? क्या इस वजह से एनडीए का कुनबा नहीं बढ़ रहा है? क्या राज ठाकरे बीजेपी से हाथ मिलाने से हिचक रहे हैं, उसकी वजह से वो इस तरह का बयान दे रहे हैं? एनडीए नहीं बढ़ा तो कैसे पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी? ये बड़ा सवाल है कि अगर एनडीए का कुनबा नहीं बढ़ा पाए नरेंद्र मोदी तो फिर प्रधानमंत्री किस तरह से बनेंगे नरेंद्र मोदी? ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आप दिल्ली की देख रहे हैं. आज की तस्वीरें हैं. नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में. 272 प्लस किस तरह से हासिल करे बीजेपी, उसके लिए रणनीति बनाते हुए नरेंद्र मोदी, लेकिन कुनबा नहीं बढ़ रहा है. नए साथी जोड़ने में नाकाम हो रहे हैं नरेंद्र मोदी. ये एक बड़ा सवाल है. और हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं. हमारे साथ बीजेपी से भूपेंद्र यादव जी मौजूद हैं. भूपेंद्र यादव जी, हम तस्वीरें देख रहे थे अभी, आज की तस्वीरें, नरेंद्र मोदी बैठक में बैठे हुए हैं बीजेपी के नेताओं की, लेकिन नरेंद्र मोदी एनडीए का कुनबा नहीं बढ़ा पा रहे. आज राज ठाकरे ने इस तरह का तीखा बयान दिया है आपकी पार्टी के खिलाफ. नहीं, देखिए, लोकतंत्र में तो किसी को भी अपनी बात कहने का हक है, किसी को भी सुझाव देने का हक है. और आप जो अपनी रिपोर्ट दिखा रही थी, आप उसमें विरोधाभासी बातें आप अपनी रिपोर्ट में दिखा रही थी. जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, विगत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने के बाद आशातीत सफलता प्राप्त करी है. और जिस तरीके से नरेंद्र भाई की पूरे देश भर में सभाओं, लेकिन ये सुझाव कोई भी नहीं दे रहा भूपेंद्र यादव जी. ये कोई भी नहीं है. ये राज ठाकरे हैं कि उनके विचारों से ये राज ठाकरे हैं जो करीबी रहे नरेंद्र मोदी के. तो जो उनके करीबी हैं वो उनके खिलाफ इस तरह के तीखे बयान दे रहे हैं, तो फिर वो किसी और को कैसे अपने साथ जोड़ पाएंगे? ये बड़ा सवाल है ना.
भाई ये आपका प्रिजम्पशन है, जो आपकी बात के एक पक्ष को सुमेरा जी कह रहे हैं। अब सुमेरा जी, आपकी बात और हमारी बात में अंतर होगा, आप हमारी सुन लीजिए। हमने आपके सुझाव का, ये आपका सुझाव हो सकता नहीं, हमारा सुझाव नहीं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, राज ठाकरे ने जो बयान दिया, राज ठाकरे का अपना विचार है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, वो उनके शपथ ग्रहण में मंच पर मौजूद थे, उनके साथ, वो उनके करीबी हैं, वो नरेंद्र मोदी को इस तरह का सुझाव दे रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ठाकरे ने सुझाव दिया तो ठीक है ना, सुझाव दे दिया। ये तो उनका सुझाव है, उनका सुझाव उन तक सीमित है। लेकिन दूसरी तरफ जो आप मेरे से बात पूछ रही है, मैं आपको कह रहा हूं कि विगत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में आशातीत सफलता प्राप्त करी है। नरेंद्र भाई ने पिछले 6 महीने में जिस प्रकार से भारत का दौरा किया है, भारत की जनता को, उनको जो एक तरह का व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, समाज के सभी वर्गों में, युवा वर्गों में, महिला वर्गों में, किसान वर्गों में, सभी बड़े तेजी से मान रहे हैं कि 2014 में भारत में जो परिवर्तन का स्वर आ रहा है, उस परिवर्तन के स्वर को दिशा देने का काम और विकल्प का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। वो आप कहेंगे क्योंकि आपकी पार्टी के नेता हैं, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि आप साथी कैसे जोड़ेंगे, एनडीए का कुनबा कैसे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एमएनएस के विधायक प्रवीण दारेकर भी जुड़ गए हैं। प्रवीण दारेकर जी हमारे साथ, भूपेंद्र यादव जी मौजूद हैं, और बीजेपी की तरफ से पहले भी राज ठाकरे ने जो कुछ कहा उस पर कहा गया कि वो अपने सुझाव अपने पास रखें। राज ठाकरे लेकिन इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? राज ठाकरे साहब क्या बयान दे, यह राज ठाकरे साहब और राज ठाकरे साहब की पार्टी तय करेगी। ऐसा बयान क्यों दे, वो पार्टी का हमारा आइडियोलॉजी है। राज ठाकरे साहब ने जो बयान दिया वो कि मोदी साहब का काम गुजरात में अच्छा है, उसके बारे में कोई दोहराई नहीं। लेकिन जो मोदी साहब ने हर राज्य की अस्मिता लेते हुए, पूरे देश के प्रश्न लेते हुए एक देश की छवि बनाई जाना चाहिए, वो दिखती नहीं। यह भूमिका राज ठाकरे साहब ने इस देश के सामने रखी। ठीक है, तो राज ठाकरे हिचक रहे हैं ना बीजेपी के साथ जाने में? लाल बहादुर शास्त्री हुए, जवाहरलाल राज ठाकरे क्या हिचक रहे हैं बीजेपी के साथ जाने में? नरेंद्र मोदी को जिस तरह का वो सुझाव दे रहे हैं, क्या इससे ये मतलब निकाला जाए जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं? राज ठाकरे साहब कहाँ जाएंगे ये अभी तक फाइनलाइज हुआ नहीं। अभी हमारे पार्टी की 2-3 मीटिंग हो गई है। अभी आने वाली 1-2 मीटिंग में राज ठाकरे साहब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, यह आपके सामने मीडिया के माध्यम से इस देश की जनता को समझेंगे। लेकिन आज तक राज ठाकरे साहब ने कौन सी ऐसी भूमिका नहीं ली कि इनके साथ जाना है, उनके साथ जाना है। और मोदी साहब की प्रशंसा, मतलब मोदी के साथ भी जा सकते हैं के लिए उन्हें आज भी कर रहे हैं। मतलब मोदी के साथ भी जा सकते हैं। फिर उससे पहले अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो क्या कोई दबाव बनाना चाहते हैं राज ठाकरे? नहीं, राज ठाकरे साहब को दबाव बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और राजनीति में कोई भी संभावना हो सकती है। अभी तक पार्टी का कोई भी निर्णय गठबंधन करने का, नहीं करने का हुआ नहीं। ठीक है, अभी सभी एंगल से पार्टी इधर डिसाइड कर रही है। हमारे आज संपर्क अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष की बैठक हुई, हमारे नेताओं की बैठक हुई, और 2-4 मीटिंग के बाद पार्टी का एक अंतिम स्वरूप। ठीक है, तो अभी आप तय कर रहे हैं, और ये भी तय नहीं है कि बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, एनडीए में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरह के तीखे बयान जरूर दे रहे हैं राज ठाकरे। अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। अखिलेश जी, आप किस तरह से देखते हैं राज ठाकरे के इस बयान को? नहीं, ये बयान जो राज ठाकरे का आया है इसके 2 मायने हैं, और एक मायने के पहले ही आडवाणी जी बार बार ये बोल चुके हैं कि इनके आने के बाद कुनबा बीजेपी का, एनडीए का बढ़ेगा नहीं, ऐसी शंका वो पहले भी जाहिर कर चुके हैं और ओपनली बोल भी चुके हैं। लोग इस बात को भी महसूस कर रहे हैं जो उनके साथ में हैं कि एक रीजनल पार्टी जैसा बिहेव करने वाले मुख्यमंत्री गुजरात से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और ख्वाब है पूरे देश का, सपना है पूरे देश का अपने नेतृत्व में लाने का। तो जब तक वो पूरे देश में समय नहीं दे पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे, तो उन लोगों को लगता है कि इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। और बात भी सही है कि जब तक पूरे देश में घूमेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो देश में माहौल नहीं बनेगा। और ये वो खुद जान रहे हैं, मोदी जी भी खुद जान रहे हैं कि माया में हम दोनों गए, माया मिले ने राम, वो मुख्यमंत्री पदवी से भी जाएं
और उन्हें ये पूरा विश्वास है कि आगे कुछ मिलना नहीं है, प्रधानमंत्री भूपेंद्र यादव जी, ताजपोशी होनी नहीं भूपेंद्र है, यादव जी, तो उधर से भी हाथ धो बैठे। क्या इस वजह जो से पास में है कम से कम उतने पे तो राज करते रहे। क्या इस वजह से गुजरात में मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे हैं? भूपेंद्र यादव जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नहीं, कहाँ से बढ़ेंगे? नहीं, ये तो सबको नहीं, मैं बता रहा हूँ कहाँ से वो बढ़ेंगे। 6-7 राज्यों तक बीजेपी है, एलायंस पार्टनर है नहीं, कितने जीतेंगे, कहाँ से लाएंगे? भूपेंद्र यादव जी सबको कहाँ से लाएंगे, कहाँ बढ़ेंगे? अखिलेश जी को जवाब दीजिए, आप कह रहे हैं बहुत कुछ होने वाला है, इसीलिए वो छोड़ नहीं रहे हैं। अखिलेश जी सुन लेते हैं ना, आप कह रहे हैं कहाँ बढ़ेंगे, सुन लेते हैं। भूपेंद्र यादव जी बताएंगे कहाँ बढ़ेंगे। भूपेंद्र यादव जी, कैसे बढ़ेगी बीजेपी, एनडीए का कुनबा कैसे बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा? देखिए, अखिलेश जी भी अपने आप में स्पष्ट नहीं थे और वो जो एमएनएस के हमारे साथी हैं वो भी स्पष्ट नहीं है। हम बहुत पूरी तरीके से स्पष्ट हैं। अखिलेश जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस आज जम्मू कश्मीर में गायब हो गई है, कांग्रेस के हिमाचल के मुख्यमंत्री कटघरे में आ गए हैं, कांग्रेस दिल्ली में साफ हो गई है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में साफ हो गई है, कांग्रेस राजस्थान से साफ हो गई है, कांग्रेस मध्य प्रदेश से साफ हो गई है, कांग्रेस गुजरात से साफ हो गई है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ से साफ हो गई है, कांग्रेस बिहार से साफ हो गई है, कांग्रेस, आप सुनिए ना, वो कैसे हासिल कांग्रेस झारखंड से साफ हो गई है। इसलिए कांग्रेस सब जिस जगह पे साफ हो गई है वहां पर भारतीय, अब आप सुन नहीं रही ना, मैंने आपको सीटें गिनाई है जहां पर कांग्रेस के आने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। अब सुन, इनकी योजना क्या है, आलोचना, इनके कार्यक्रम क्या है, आलोचना नहीं कर रहे अखिलेश जी, हम तो आपको फैक्ट बता रहे हैं। बीजेपी के पास कुछ नहीं है, एजेंडा नहीं है, आप गुजरात के सारे आंकड़े संघ ने आज ही कहा जरूरत नहीं है। एक बात है, मैं आपने मेरे को कहा कहाँ बढ़ेंगे, अब सुमेरा जी आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। आपने मेरे को कहा था कहाँ बढ़ेंगे, मैंने हिंदुस्तान के 15 राज्य गिनाए, इसका कोई जवाब अखिलेश जी के पास नहीं है। अब जब हम बढ़ रहे हैं तो कह रहे नीतियां नहीं है। पहले अखिलेश जी स्पष्ट कर लें कि इन जगहों पे कांग्रेस साफ हो गई है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जनता का समर्थन हासिल कर रही है। अब ये जो जन समर्थन की स्वीकारोक्ति है, हमारे साथ आप कर रहे हो स्वीकार, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बढ़ी रहे हैं पूरे देश में। सुमारा 1 मिनट जी, अच्छा बोलिए। सुमारा 1 मिनट बोलिए अखिलेश। आपने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस इन सब जगहों से साफ हो गई है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी का अस्तित्व नहीं है 8 राज्यों अच्छा, के मैं आपको राज्य गिना दूं 15। इतना ही विश्वास है? नहीं, आप कहीं नहीं है। आप अभी एक राज्य सिर्फ बढ़े हैं, एक असेंबली में एक राज्य, 4 राज्य थे, 5 राज्य में आपकी हुकूमत है, वो भी गोवा लेके। वो कहाँ से साथ आने वाले हैं? आपके एक और एलाय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ शिवसेना, हमारे साथ शिवसेना जुड़ गई, शिवसेना का पक्ष हमारे अखिलेश जी बहुत बेचैन हो रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे, सुन तो लो अखिलेश जी, किसी की और की बात। वाजपेयी जी के समय 24 एलायंस थे, फिर भी नहीं, आप सुन लें, आप बोल चुके हैं, सुन लें, कहीं है नहीं है। इन्हें पूरा यकीन है, पूरी पार्टी को यकीन है, जो अभी 4 राज्यों में चुनाव हुआ, इनके किसी भी लीडर ने मोदी को क्रेडिट नहीं दिया, किसी भी लीडर ने, किसी ने यह नहीं कहा कि मोदी की बदौलत राजस्थान में या मध्य प्रदेश में सबने दिया भैया, क्रेडिट दिया अखिलेश जी, ऐसा नहीं। अडवाणी जी ने दिया, अडवाणी जी ने दिया, नहीं, अडवाणी जी ने दिया, जेटली जी ने कहा, ना सुषमा स्वराज जी ने दिया है, नहीं दिया, जेटली जी भी नहीं दिया, नहीं, उन्होंने भी पहले बोला, बाद में कहा, उनका भी क्रेडिट। ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जरूर दिया अखिलेश जी। हमारे साथ अखिलेश जी को बता के थोड़ी आएंगे सारी चीजें। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से दिलीप पांडे जी जुड़ गए, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए शिवसेना का पक्ष रखने के लिए। प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश जी सुन लीजिए और लोगों को भी सुन लीजिए अखिलेश जी, इसलिए वो कुर्सी ने। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन राज ठाकरे आज जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठता है, बार बार सवाल उठता है नरेंद्र मोदी को लेकर कि क्या वो एनडीए का कुनबा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि वो ज्यादा राय ना दे महाराष्ट्र में किस तरह से लोगों को रहना चाहिए, या महाराष्ट्रियंस की चिंता हम खुद कर लेंगे। ये पहले तो मैं वो धर्मेंद्र जी को एक सलाह देना चाहता हूं कि भाई देखिए, उलूक राज को राजहंस अरुणोदय की कविता नहीं सुना सकता, इसलिए आप वो सारी बातें छोड़ दीजिए कि कांग्रेस कहां खत्म हो गई, नहीं खत्म हो गई। रह गई बात
राज ठाकरे जी के बयान को लेकर इतना जो तूल दिया जा रहा है, राज ठाकरे जी अभी तक भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, स्वाभिमान गठबंधन के हिस्सेदार नहीं हुए थे। उनकी नरेंद्र मोदी के यहाँ एक बार राज्य में स्टेट गेस्ट होकर वो आए थे, दूसरी बार स्वाभिमान जब उनका सद्भावना रैली चली तब शायद गए थे, और तीसरी बार शपथ ग्रहण में गए थे। लेकिन किसी राजनीतिक डायस को, राजनीतिक मंच को कभी एक साथ उन्होंने शेयर नहीं किया था। इसलिए उनकी तरफ से इस तरह का बयान आना कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं है। चुनाव निकट है, तो उनको चुनाव में जाना है, उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एनडीए में मुझे प्रवेश न मिले, ऐसी स्थिति में अपनी पोजीशनिंग कर लें, वो पोजीशनिंग कर रहे हैं। इससे अधिक इसकी स्थिति को ज्यादा तूल दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रवीण दारेकर जी, क्या पोजीशनिंग कर रहे हैं राज ठाकरे? रही नरेंद्र मोदी एनडीए को बढ़ाने की बात, तो राज ठाकरे जी अभी तक उसमें एक और स्पष्टीकरण, सुमायरा जी, एक स्पष्टीकरण आपके प्रश्न का और मैं कर दूं। प्रेम शुक्ला जी को जहां तक रही राज ठाकरे जी के आने से एनडीए कुनबा बढ़ता है क्या, तो राज ठाकरे जी के पास अभी तक कोई सीट नहीं है, और राज ठाकरे जी जो पिछली बार का जो चुनाव का उनका प्रदर्शन है उसके हिसाब से 2-3 सीटों पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो स्थिति है, आपको राज ठाकरे की जरूरत नहीं है। आपके समक्ष चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं जो ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। कहाँ है? दूसरे राज्यों में जयललिता के यहाँ से चलिए ठीक है, भूपेंद्र यादव जी से पूछ लेते हैं। भूपेंद्र यादव जी, जिस तरह से प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी चेन्नई गए थे, इंतजार करते रहे कि चाय पे बुलावा आएगा जयललिता का, नहीं आया था तब भी। मैं प्रेम जी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जी बोले प्रवीण दारेकर प्रेम जी के ऊपर। हेलो जी, बोले तारेकर, हेलो बोलिए। हेलो, जो प्रेम शुक्ला जी को राज ठाकरे साहब अच्छी तरह से मालूम है, राज ठाकरे साहब को पोजीशनिंग करने के लिए जरूरत नहीं। राज ठाकरे साहब ने खुद की पोजीशन खुद क्रिएट की है। स्वयं बाला साहब होते हुए राज ठाकरे साहब ने स्वतंत्र पार्टी निर्माण की, स्वतंत्र पार्टी निर्माण करके, नहीं सुनो मेरा, आपका मैंने सुना, तो पोजीशनिंग के लिए ऐसी बात करने की राज साहब को जरूरत नहीं है। ये एक बात हो गई। और इसलिए राज ठाकरे साहब के कई सीट नहीं, नई पार्टी जब उभरती है, अभी आप ऐसे बोलोगे कि आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं थी, उसने कैसा दिल्ली की सत्ता ली? अरे हमारी एक भी सीट नहीं थी। ठीक है, चलिए। महाराष्ट्र में 13 एमएलए पहले टाइम महाराष्ट्र नवनिर्माण से लेके आए। उनसे भी जान लेते हैं। दिलीप पांडे जी, उसकी प्रशंसा और उसकी पोजीशन खुद क्रिएट करने वाले नेता राज ठाकरे साहब है। कांग्रेस और आप पार्टी गठबंधन हो जाएंगे, किसी ने परिकल्पना नहीं की थी। बनने वाले राज ठाकरे। चलिए ठीक है, हम आम आदमी पार्टी की राय भी जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिलीप पांडे जी हमारे साथ हैं। दिलीप पांडे जी, राज ठाकरे ने जहां नरेंद्र मोदी को सलाह दी है, वहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए भी कहा है कि उसकी जरूरत नहीं है महाराष्ट्र में। देखिए, अभी बता रहे थे शुक्ला जी की 3 बार शायद उनकी मुलाकात हुई। दोनों ही बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि 3 बार में ही वो समझ गए हों मोदी जी के बारे में, या हो सकता है अपनी पोजीशनिंग करते हों, पर वो उनका अपना स्वतंत्र विचार है, राजनीतिज्ञ है, कह सकते हैं कुछ भी जो उनकी इच्छा हो। मोटा मोटा हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह की पॉलिटिकल डिबेट हो रही है, इन डिबेट्स में एक गलती बार बार हम सभी लोग कर रहे हैं। हम लोग कुछ चेहरों के आकार को बड़ा करने की कोशिश में देश के आकार को छोटा कर दे रहे हैं। मोदी बड़े हैं कि केजरीवाल बड़े हैं, कि मोदी की आवश्यकता किसी प्रांत में है कि नहीं, केजरीवाल की आवश्यकता कहीं पे है कि नहीं, इस तरह की डिबेट्स की बजाय अगर इस बात पे बहस हो, इस बात पे चर्चा करें सारे प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ कि आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करने वाले मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी जरूरी है कि नहीं, क्या वे सारे मुद्दे जो हाशिए पे चले गए हैं, क्या उनको केंद्र में लाने की जरूरत है कि नहीं, क्या वाकई ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति बड़ा हो जाए देश से। इन सारे विषयों पे अगर चर्चा हो तो मुझे लगता है कि तब जाके पॉलिटिक्स प्रोग्रेसिव पीपल सेंट्रिक और पॉजिटिव हो सकती है। अभी तक तो जिस तरह की चर्चा हो रही है वो सारी की सारी नेगेटिव पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है। लेकिन साथी तो चाहिए होंगे, सीटें तो जीतनी होंगी, वो किस तरह से होगा, क्या रणनीति बनाई जा रही है, उस पर भी चर्चा हो रही है। क्या नरेंद्र मोदी को सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। राज ठाकरे ने बयान दिया है नरेंद्र मोदी को लेकर, उस पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से आनंद कुमार जी जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, लेकिन एक और बात कही है राज ठाकरे ने, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ गुजरात की बात क्यों करते हैं नरेंद्र मोदी, अब तो वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो वो भी एक अहम बात है जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। अब पता नहीं राज ठाकरे इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं, हो सकता है कुछ कहीं मामला अटक रहा हो या गठबंधन में जाने में कोई शर्तें हो, ये तो वो जान सकते हैं। लेकिन जहां तक अभी बात हो रही थी कि कुनबा जो मोदी बढ़ा नहीं पा रहे, उसमें देखिए कहीं ना कहीं एक सच्चाई तो
दिखती ही है, चाहे भूपेंद्र यादव जी माने या ना माने। गठबंधन की राजनीति का दौर है, अपने दम पर 272 पहुंचना बहुत मुश्किल है। आज की तारीख में बीजेपी 320-325 सीटों से ज़्यादा में लड़ती नहीं है और 270 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी कभी ना कभी जीती है या मतलब उसको जिसमें पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर रही है। तो ऐसे में अब पहले कहा जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी से हो सकता है, वो मामला अभी तक तो सामने नहीं आया है। जयललिता ने भी अब अपने पत्ते पूरे नहीं खोले हैं, यहां तक कि तेलुगु देशम पार्टी के उन्होंने भी पत्ते नहीं खोले हैं, एजीपी ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। नरेंद्र मोदी का चेन्नई जाना हुआ था, तब चाय के लिए वो बुलावे का सब अखबारों में छपा के इंतजार करते रहे कि जयललिता की तरफ से चाय का बुलावा आएगा, वो तक नहीं आया। यानी सबके सब अभी अपने अपने पत्ते अपने पास रखे हुए हैं और मोदी के लिए जरूरी हो गया अपनी स्वीकार्यता को एनडीए के बाहर भी बढ़ाना, और इससे एक बहुत बड़ा संकेत जाएगा ले देकर ये वही येदियुरप्पा वापस आए हैं जो येदियुरप्पा को बीजेपी ने पार्टी से निकाला था। भूपेंद्र यादव जी, देखिए, चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच में जाए, और भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रम के बारे में बहुत स्पष्ट है। विभिन्न राज्यों में जो सुशासन का संदेश लेकर हमारी सरकारें चल रही हैं, उनके द्वारा जो सामाजिक कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं, तो उन सब विकास के संदेश को लेकर के हम आने वाले समय में कांग्रेस के खिलाफ एक सशक्त और एक अच्छा शासन हम प्रदान करेंगे। हमने अपने नेतृत्व को स्पष्ट किया, हमने अपने नेतृत्व को स्पष्ट किया है, और हमारे नेतृत्व के द्वारा आज देश के प्रत्येक भाग में, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी जगह जिन सीटों की बात हमारे विजय विद्रोही जी कह रहे हैं, या विजय विद्रोही जी की नजर में, विजय सुन तो लीजिए, सुमेरा जी पूरा सुन लीजिए ना, विजय विद्रोही की नजर में जो भौगोलिक क्षेत्र है, उन सब भौगोलिक क्षेत्र और सुदूरवर्ती क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। सब जगह उनको जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं, और जनता के साथ अच्छा, सहज, सरल संवाद स्थापित करके हमारा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत प्राप्त करेगी। आपको मतलब एलाइज की जरूरत नहीं है ना, आप सीधे ये कह रहे हैं। या तो आप अपने दम पर कहेंगे कि दूसरे उन भौगोलिक क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर पार्टी की इस समय मौजूदगी नहीं है, और वहां वो एलाई नहीं, पार्टनर नहीं लेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे। हम लगे ना, जिन अपने राज्यों की बात तरीके से लगे और जनता का पूरा समर्थन हमको मिल रहा है, भी अगर आप जीत जाए तो सबको साथ जोड़कर निकलेंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है, मुझे चिंता नहीं करनी। नहीं, चिंता तो आपको करनी है, अगर करनी है और नहीं करनी है तो आपको अपने दम पर बहुमत भी ला सकते हैं विजय विद्रोही जी। नहीं, बिल्कुल भूपेंद्र यादव जी, बीजेपी आंकड़ा है, आंकड़ा नहीं, जो हकीकत है वो बता रहे ना। अभी तक की आज की तारीख की तो सच यही है ना सर। चलिए ठीक है, हमारे साथ हकीकत नहीं है, हकीकत जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, हकीकत उससे अलग है। इस समय नीचे आप जनता की नब्ज को जाके देखेंगे तो जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने के लिए आतुर है। आरएसएस की तरफ से आज ही ये सुझाव दिया गया आपको कि जो जीत मिली है बीजेपी को, उससे खुश होने की जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी से उसे डरना चाहिए, आम आदमी पार्टी उसके लिए खतरा हो सकती है। देखिए, आपने सुझाव को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले 2014 का चुनाव हमारी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। विनम्रता से हम उसको स्वीकार करते हैं, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वास्तव में बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है, और जो हम कर रहे हैं। देश के लिए क्या आइडिया है, क्योंकि ये सवाल उठाया आज राज ठाकरे ने कि वो गुजरात की ही बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो देश की बात करें। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री पद पर बैठे लोगों की आइडियाज का सवाल है, उनके पास अपनी आइडिया हो ना हो, उनके पास किराए के बहुत कंसल्टेंट होते हैं, देशी विदेशी, पार्टी के, कॉरपोरेट के। लेकिन सवाल यह है कि आज देश ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इससे थक गया है, ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहता है, और अगर उस सिलसिले में उनके पास कोई आइडिया नहीं है तो उनकी बाकी सारी आइडियाज एक तरह से बासी हो चुके एक थाली का हिस्सा हैं। जिस तरह से गुजरात का शासन चला है, ठीक है, उससे कॉरपोरेट को तो खुशी है, लेकिन यह सवाल जरूर उठेगा कि उनके 3 स्पीड ब्रेकर अभी तक मिले। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने एतराज किया, पुराने पार्टनर श्री नीतीश कुमार ने एतराज किया, और अब तीसरा स्पीड ब्रेकर दिल्ली में मिला, और आम आदमी पार्टी ने एक नए तरह की
अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मोर्चा खोल दिया। अब इन 3 मोर्चों पर नरेंद्र मोदी को लगातार काम करना है। मौजूद है बीजेपी से और वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप जो कह रहे हैं उस पर भूपेंद्र यादव जी, लेकिन यही सुझाव तो आपको आरएसएस भी दे रही है कि आम आदमी पार्टी से डरिए। वो कह रहे हैं 3 राज्यों में जीत हुई है उससे बहुत खुश ना हो, और आनंद कुमार जी का यह कहना है कि नया आइडिया तो आम आदमी पार्टी दे रही है। बीजेपी के पास, नरेंद्र मोदी के पास क्या नया आइडिया है देश के लिए? देखिए, आनंद कुमार जी बहुत अच्छे एकेडमिक आदमी हैं, बड़े प्रतिष्ठित आदमी हैं और वो पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जम्मू में भाषण दिया था, उस जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत की एकता और 370 के संदर्भ में उस टेक्स्ट को पूरा पढ़े, उनका एक विजन दिखेगा। नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी में सैनिकों की रैली में देश और सेना को लेकर के और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के जो विषय रखा, उस टेक्स्ट को पढ़े, उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में उदयपुर में जो ट्राइबल रैली हुई थी, उसमें देश में ट्राइबल के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो विषय रखे थे, उसके टेक्स्ट को पढ़े, उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विकास के पतन को गए, उत्तर प्रदेश के विकास की बात को करा, उसके टेक्स्ट को पढ़े, उनको जानने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड में जो रैली हुई थी, उसमें एक जो खनिज संपदा वाले राज्य को किस प्रकार से लूटा गया, उसके ग्रोथ को लेकर के जो विषय रखा था, उसको पढ़े आनंद कुमार जी को मिलेगा। अगर ये सारे टेक्स्ट पढ़ करके एक देश का, पूरे देश के संदर्भ में, अलग अलग विषयों के संदर्भ में, नरेंद्र मोदी ने पूना में जो बोला था युवाओं को लेकर के देश की क्रांति के लिए, उस भाषण के टेक्स्ट को पढ़े तो उनको जानने को मिलेगा। मुझे एक तो आप आदमी पार्टी का लीडर बताए जितने इतने विषयों पे बोला हो, जितने इतने विषयों पे जनता के साथ संवाद किया हो, जितने इतने धीर गंभीर होकर इतने विषयों के द्वारा देश को बनाने का सपना जनता के सामने रखा हो। ठीक है आनंद कुमार जी, अखिलेश जी पहले प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। पहले अखिलेश जी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, फिर आनंद कुमार जी के पास जाऊंगा। अखिलेश जी, नरेंद्र मोदी के भाषण आज सिर्फ इसलिए जाने जाते हैं या लोग इंतजार करते हैं कि आज के भाषण में क्या झूठ बोलते हैं। पटना का झूठ याद है, पूना का झूठ याद है, झारखंड का झूठ याद है। जो गलत आंकड़े, तथ्य जो फैलाने का प्रयास करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के भाषण इसीलिए मशहूर हैं, लोग इसीलिए याद करते हैं और इसीलिए उसका इंतजार करते हैं। दूसरी बात, आज जो ये बता रहे हैं हमारी सरकार एनडीए की आएगी, ठीक उसी तरह से, लेकिन अखिलेश जी ये आप मान रहे हैं कि लोग इंतजार करते हैं, वही बनाएंगे, लेकिन अखिलेश जी नहीं बताएंगे। ये आप मान रहे हैं ना कि लोग इंतजार करते हैं, ठीक उसी तरह से। एक मिनट अखिलेश जी आपकी बात, सरकार वैसे बनेगी। सुमेरा जी सुन ले भूपेंद्र जी, ये डिस्टर्ब करने का आदत बंद करिए। नहीं, आप बहुत बोल चुके हैं, आप सुनिए, जब दूसरों को भी सुनना चाहिए। ठीक है बोलिए। ये ठीक उसी तरह बता रहे हैं कि सरकार इनकी बनने वाली है, जैसे ये बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे। ठीक है, ये सरकार बनाएंगे। बार बार आप पूछ रहे हैं, हर कोई पूछ रहा है, यार भी पूछ रहा है, लेकिन मेजॉरिटी आ रही है। एमएनएस की तरफ से प्रवीण जी, लेकिन आपने सुना भूपेंद्र जी को, वो कह रहे हैं कि तमाम मुद्दों पर नरेंद्र मोदी अपनी राय रख रहे हैं, देश के मुद्दों पर। फिर राज ठाकरे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो देश के बारे में बात नहीं कर रहे? कैसा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कुछ करते नहीं ऐसा बोल ही नहीं सकते। हर पार्टी अपनी पार्टी के हिसाब से अपने मुद्दे रखने का प्रयास करती है और राज ठाकरे साहब का कहना यही था कि देश के जो सर्वव्यापी प्रश्न है, देश के जो हर राज्य की अस्मिता है, उसको इकट्ठा करते हुए मुख्यमंत्री गुजरात का जो है वह फौज छोड़ के जो देश का नेतृत्व पीएम के माध्यम से करने जा रहे हो, इसलिए वो गुजरात किसके पास सौंपा दे, उधर विकास का अच्छा शुरुआत किया है। ऐसा सर्वव्यापी भूमिका ले, यही भूमिका, यही बयान राज ठाकरे साहब ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है। अभी उन्होंने कहा कि हर जगह रैली हुई, का पद छोड़े, लेकिन हर जगह रैली। जी बोलिए। हेलो जी प्रवीण जी, मैं आपके पास आऊंगी। आनंद जी, लेकिन आपने सुना भूपेंद्र जी को, वो कह रहे हैं कि सभी मुद्दों पर नरेंद्र मोदी अपनी राय रख रहे हैं, उनको आप उस तरह से सुन नहीं रहे।
नहीं, भूपेंद्र जी ने बात गलत नहीं कही है। ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं कि उनके स्पीचेस बढ़िया बढ़िया लिखवा करके उनसे कुछ एक नया अंदाज जो हुंकार से आगे जाए, ललकार से आगे जाए, मनमोहन सिंह जी के एक तरह से मान मर्दन से आगे जाए, राहुल गांधी के बारे में एक तरह से आप कहा जाए तो फिक्रेबाजी से आगे जाए, लेकिन कुछ आगे जा नहीं पा रहा है। न तो रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि हाँ ये एक अच्छी बात आई और कश्मीर का सवाल सुलझेगा, न तो उन्होंने जब बनारस में कहा तो किसी ने यकीन किया कि गंगा के विकास से लेकर के पूर्वांचल और बुंदेलखंड की दरिद्रता खत्म होगी, और न ही खनिजों को लेकर के नियामगिरी के आदिवासियों को लगा कि यहाँ एक नया सूरज उगने वाला है। प्रेम शुक्ला जी, आपको क्या लगता है? आनंद कुमार जी का कहना है कि पार्टी बड़ी मेहनत कर रही हो, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लग रहा अभी तक नरेंद्र मोदी के पास देश के लिए क्या आइडिया है, क्या है उनके पास आइडिया कोई? नहीं, आप वाले तो फिलहाल कह भी नहीं सकते हैं। बेचारे 8 एमएलए दिल्ली में दिए बैठे, टांग खींच के बैठा देंगे। उस दिन अरविंदर सिंह लौली ने दिल्ली की विधानसभा में जिस तरह से केजरीवाल जी की टांग खींची है, उसके बाद भी ये दुनिया को जो विचार और दर्शन समझा रहे हैं, उस तरह के विचार और दर्शन समझाने से भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त हो जाने वाली है और ना आप टॉप पे चढ़ जाने वाली है। इस तरह की आती है बातें और खत्म हो जाती हैं। और कोई आम आदमी जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बना है, एक डिप्टी कमिश्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गया है। प्रेम शुक्ला जी, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल हो जाती हैं। अरे सुनो यार, आरएसएस ने भी तो कहा है ना कि उनसे डरिए, बीजेपी सीखे उनसे। हाँ, आप एक टाइम आप एक, हाँ नहीं ठीक है ना, सीखना तो हर किसी से चाहिए। प्रभु रामचंद्र जी ने रावण से सीखने के लिए लक्ष्मण को भेज दिया था। ये तो भी रावण तो है नहीं, बहुत छोटे छोटे लोग हैं, रावण सेना के बहुत छोटे वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है किसी सीखने में कोई दोष नहीं है, जीवन सीखने का ही नाम है। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आपके हवाले कर रखा है। आनंद जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? आनंद जी। नहीं, हमने कहा कि रावण, अच्छा आप रावण को कब्जे में रखते हैं, उन्हें रावण काका लगते हैं क्या? पंड्या से लेकर के रावण काका लग गए। अभी दिल्ली में दो जगह पे दो जगह घूम रही है और 272 हो जाओ, ईश्वर आपको साथ दे दे, लेकिन आप जो अभी 2 से भी नीचे चले जा रहे हो। उस कांग्रेस के कंधे पे चढ़ गए। अभी रॉबर्ट वाड्रा खराब हो जाएगा, मत करिए ऐसी बातें। तुम्हारा स्नूपिंग कैसे होती है इनसे सीखिए, जरा स्नूपिंग कैसे होती है इनसे सीखिए, इनसे सीखिए। ये राजनीति है। आपके एजेंडे कैसे गायब हो गए? नरेंद्र मोदी के पास देश के लिए क्या आइडिया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर बात करें। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ हैं। विजय, क्या नरेंद्र मोदी गुजरात से आगे बढ़ पा रहे हैं? क्या वो देश के लिए आइडिया एक सामने रख पा रहे हैं? देखिए, ये सवाल हर कोई उठा रहा है इस समय, सभी राजनीतिक पार्टियों से यही सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि और नरेंद्र मोदी से खास तौर से, क्योंकि कांग्रेस की आप जितनी आलोचना कर सकते थे या जितनी करनी चाहिए थी उतना करके आपने कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश भर में एक माहौल बना दिया बीजेपी के हिसाब से। लेकिन अब देश सभी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सबसे जानना चाहता है कि भाई अगर आप सत्ता में आए तो क्या करेंगे, महंगाई रोकने के लिए आप क्या करेंगे, बेरोजगारी रोकने के लिए आप क्या करेंगे, और साथ ही साथ आप भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करेंगे। और अभी तक ऐसा कोई रोड मैप कोई नरेंद्र मोदी भी देश की जनता के सामने उस रूप में पेश नहीं कर पाए हैं जैसी जनता उनसे उम्मीद कर रही है। भूपेंद्र यादव जी की यही सबसे बड़ी चुनौती है नरेंद्र मोदी के लिए कि वो गुजरात में जो कुछ उन्होंने किया है, क्या उसके दम पर ही वो देश भर में चुनाव जीत सकते हैं? क्या उनको देश के लिए एक आइडिया सामने नहीं रखना चाहिए? देखिए, गुजरात में जो उन्होंने शासन पिछले 10 वर्षों से ज्यादा साल में जो उन्होंने शासन किया है, वो तो निश्चित रूप से उनकी प्रशासनिक क्षमता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो उपलब्धि इस बात भी है कि वहां की विकास योजनाओं की और वहां के इंक्लूसिव ग्रोथ को पूरे देश में और दुनिया भर में सराहा गया है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में जो विषय कहे थे, उन विषयों का जवाब ना तो अखिलेश जी के पास कोई सकारात्मक जवाब था और न ही प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे बौद्धिक और अकादमिक आदमी के पास भी उनकी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था। और यही कारण है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जनसंपर्क है वो जनता में समर्थन के दायरे को व्यापक रूप से बढ़ा रहा है, क्योंकि
उनकी सकारात्मक राजनीति की दिशा में इस समय देश के विभिन्न भागों में जाकर विभिन्न मुद्दों पर अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो श्री नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं। देश भर में जा रहे हैं, हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। जी, ये मैं बता रहा हूँ, ये भ्रामक प्रचार करने वाले आधे घंटे में पूरे दुनिया में गणेश को दूध पिलाने वाली पार्टी है ना, समझे। अब इनकी कड़ाई खुल चुकी है। ये गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में जीडीपी में 6ठे नंबर पे हैं, एफडीआई में 8वें नंबर पे हैं, कुपोषण में पहले नंबर पे हैं, बाल मृत्यु शिशु दर में पहले नंबर पे हैं, प्रदेश की संपदा लुटाने में ये पहले नंबर पे हैं, एजुकेशन पे खर्च करने में या 7वें 8वें नंबर पे, कहीं पहले नंबर पे नहीं है, न इंफ्रास्ट्रक्चर में न डेवलपमेंट में। और तो और सरकारी बिजली घरों को बंद करा के प्राइवेट बिजली घरों से बिजली खरीदने पे पहले नंबर पे हैं। और ज्ञान में सुनिए, पहला मुंह खोला इन्होंने महाराष्ट्र में, कहा कि पटेल साहब के फ्यूनरल में नेहरू जी नहीं आए, गलत साबित हुआ। बोला दूसरा मुंह खोला पूना में बच्चों के, उसमें बोला कि चाइना में जीडीपी और एजुकेशन पे से ज्यादा हम खर्च करते हैं, वो भी गलत साबित हुआ। पटना में बोला पाटलिपुत्र सिकंदर सबको बुला दिए थे पटना में गंगा के किनारे, वो भी समझ में आ गया। आपके मुताबिक अपने गुजरात में बोले कि अपने राष्ट्रीय नेता ठीक है, लेकिन हमारे कहीं ना कोई जानकारी है, आध्यात्मिक जानकारी है। और 30 ऑफिसर इनके जेल में हैं, इनकी जो महारत है वो है दंगे कराने में, इनकी जो महारत है वो है स्नूपिंग कराने में, इनकी जो महारत है क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे तो ही वो देश के बारे में सोच सकते हैं? मुख्यमंत्री पद अगर उनके पास है तो क्या वो देश के बारे में नहीं सोच सकते? नरेंद्र मोदी क्या देश के लिए कोई आइडिया सामने नहीं रख सकते? दारेकर जी आपसे जानना चाहेंगे। प्रवीण जी, मुझसे जानना चाहिए जी। मुख्यमंत्री पद पे रह के देश के लिए आइडिया दे सकती है, मोदी के कार्यक्षमता के बारे में कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब देश का सवाल करने जाते हैं अपन तो देश का व्यापक स्वरूप से विचार करना चाहिए, क्योंकि राज साहब ठाकरे ने बार बार बताया तो इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी देश के पंतप्रधान थे, एनडीए के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि व्यापक स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। मेरा सेंटेंस तो पूरा करने दो। आप बोलते हैं हमारा एक सेंटेंस पूरा होता नहीं तो बीच में दूसरा सवाल आता है, कैसे हम लोग आपका जवाब दो? पूरा हमारा तो सुन के लीजिए ना प्लीज। तो राज साहब ने कहा कि जो पंतप्रधान पद के लिए जो आदमी जाता है उसकी एक छवि देशव्यापी होनी चाहिए, इसलिए उन्हें मोदी साहब ने गुजरात के सीएम का इस्तीफा देके वो देश के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए मॉडल, देश के लिए आइडिया, और देश के हर प्रांत के लोग को लगना चाहिए, हर प्रांत को लगना चाहिए कि ये हमारे पंतप्रधान है, जैसा जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, वाजपेयी साहब हो, ये सारे लोग प्रांत के बावजूद भी राय रख रहे हैं, एक आइडिया भी दे रहे हैं, आप कोई सही जवाब नहीं दे पा रहे उनकी बात का। देखिए, मैं ये तो जरूर स्वीकार करूंगा कि श्री भूपेंद्र यादव जैसे तेजस्वी दूसरी लाइन के नेताओं को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, और जब हमारे जैसे सो कॉल पढ़े लिखे लोग नोटिस नहीं ले रहे हैं तो आम जनता तो नोटिस न तो उसने बनारस में लिया, न श्रीनगर में लिया, न पुणे में लिया। और ये जो अखिलेश जी ने आज बड़ी अच्छी तरह से उनके व्याख्यान के सारांश बताए, और उसके बाद अब आप देख लीजिए कि ये चौथा स्पीड ब्रेकर आ गया है राज ठाकरे का, तो ये कहां कबूल हो रहे हैं, किसको प्रभावित कर रहे हैं तमाम मेहनत के बावजूद? ये भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्लेषण का समय है। जैसे राहुल गांधी जी के बारे में सुना जा रहा है कि छवि निर्माण की नई कोशिश होगी, वैसे ही श्री नरेंद्र मोदी का अब तक का जो कलेवर है, अब तक का जो प्रभाव है, वो दिल्ली चुनाव के बाद जैसे कहीं कलई उतर जाए वो चमक चली गई है। जी हाँ, तो प्रेम शुक्ला जी, हमारे पास इतना ही, ये भी स्पष्ट कर दें। ठीक है, हमारे पास इतना ही समय, लेकिन इस चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत स्पीड ब्रेकर तो बता दे रहे हैं, आप किसका स्पीड ब्रेकर बनने वाला वो भी स्पष्ट कर दें। ठीक है, हमारे पास इतना ही समय, लेकिन इस चर्चा के लिए स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के रास्ते में, और क्या उन स्पीड ब्रेकर नहीं करेंगे?
को दूर कर पाएंगे नरेंद्र मोदी? क्या एनडीए के कुनबे को बढ़ा पाएंगे? ये सवाल बना हुआ है लगातार, क्योंकि वो एक बड़ी चुनौती है नरेंद्र मोदी के सामने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।